कि जो 22,000 करोड़ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में लगेगा वो नरेंद्र मोदी का बाप दिया है क्या? 22,000 करोड़ रुपए से नरेंद्र मोदी का मकबरा बनाना सही है? ज्ञान के रूप में ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शिलान्यास कर रहा है, वो जिंदा नहीं बचेंगे, वो जिंदा नहीं रहेंगे राम मंदिर का दर्शन करने के लिए या राम मंदिर को बना हुआ देखने के लिए। ज्यादा लोग क्यों मर रहे हैं? क्योंकि जिसके घर में एक मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र पर नरेंद्र मोदी का फोटो लगकर दे दिया जाता है, दूसरा अपने आप मर जाता है। नरेंद्र मोदी का राजनैतिक कैरियर, राजनैतिक जीवन का खात्मा किसान आंदोलन से हो जाएगा। ने लिखवा के ले लिया इस्तीफा नरेंद्र मोदी से, तो नरेंद्र मोदी तो इस्तीफा दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दे ही नहीं सकते, वापस ही नहीं। अगर कल डिक्लेयर करें कि मैं वापस लेने के बारे में सोच रहा हूं, तो कल का कल शाम तक राष्ट्रपति के पास नरेंद्र मोदी का इस्तीफा अडानी भेज देंगे। नरेंद्र मोदी के बाप में भी हिम्मत नहीं है कि ये बिल वापस। नरेंद्र मोदी का अंत हो जाएगा इस सेंट्रल विस्टा से। सेंट्रल विस्टा नरेंद्र मोदी का मकबरा साबित होगा। ऐसे आम आदमी कुत्ते की मौत हाफ हाफ कर मरा है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी हाफ हाफ कर कुत्ते की मौत मर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की हिजड़ागिरी स्वीकार कर ली है, भारतीय जनता पार्टी का नपुंसकता का इंजेक्शन लगवा लिया है, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या 22,000 करोड़ रुपया भारत नरेंद्र मोदी को घर बनाने के लिए दे देना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी अक्सर सवाल पूछा करते थे जब कोई खर्च होता था, कुछ बातें होती थी, कुछ किया जाता था, तो पूछा करते थे ये नानी के घर से लाया है क्या, ये चाची के घर से लाया है क्या, ये पता नहीं क्या क्या कहां से लाया है क्या। अब नरेंद्र मोदी क्या ये देश को बताएंगे कि जो 22,000 करोड़ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में लगेगा वो नरेंद्र मोदी का बाप दिया है क्या? दामोदर दास मोदी की कमाई है क्या? यह पैसा किसका है? यह पैसा हमारा है, यह पैसा आपका है, यह पैसा उन गरीब किसानों का है जो किसान आंदोलन में बैठे हैं बाहर। यह पैसा उन गरीब किसानों का है जो आज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी सक्षम नहीं है। यह पैसा उन मजदूरों का है जो अपने बच्चों का पेट पालना या अपने बच्चों को पढ़ाने की क्षमता नहीं रखते। यह पैसा उन लोगों का है जो आज 2 जून की रोटी भी नहीं कमा पा रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं। यह पैसा उनका है। तो क्या इस पैसे से 22,000 करोड़ रुपए से नरेंद्र मोदी का मकबरा बनाना सही है? आपसे भी सवाल है दोस्तों, आप अपने जवाब और अपने सवाल भी लिखिए। जैसे अब मैं देखना शुरू कर रहा हूं, विपिन कुमार चौबे ने लिखा है, आपकी भविष्यवाणी काफी सही साबित हो रही है, आपने शिलान्यास के समय बोले थे। धन्यवाद बंधु। कुछ बंधु ऐसे हैं जिनको याद है, मैंने ये कहा था कि जितने लोग आज धरती पर जिंदा हैं, जो पैदा हो चुके, जो पैदा होने वाले हैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, जो पैदा हो चुके हैं और जो अपनी आंखों से ज्ञान के रूप में ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शिलान्यास कर रहा है, वो जिंदा नहीं बचेंगे, वो जिंदा नहीं रहेंगे राम मंदिर का दर्शन करने के लिए या राम मंदिर को बना हुआ देखने के लिए। ऐसा नहीं कि राम मंदिर नहीं बनेगा, राम मंदिर बनेगा, लेकिन जो नरेंद्र मोदी के पाप के भागीदार बने हैं, नरेंद्र मोदी को भूमि पूजन करते हुए देखा है, वो जिंदा नहीं बचेंगे। और आप देख रहे हो मेरे दोस्त, जानते हैं आप इतने ज्यादा लोग क्यों मर रहे हैं? क्योंकि जिसके घर में एक मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र पर नरेंद्र मोदी का फोटो लगकर दे दिया जाता है, दूसरा अपने आप मर जाता है। जिसके घर में एक मौतें हुई हैं, वहां एक मौत थमी नहीं है, दूसरी मौत हुई है, तीसरी मौत हुई है, और कारण यही है। आलोक कुमार लिखते हैं
कि बाबा मोदी सेल आपके वीडियो रोकने में लग चुका है। बिल्कुल जानता हूं मेरे दोस्त, अभी भी आप मेरा वीडियो, कुछ लोग मेरा वीडियो शेयर नहीं कर पाएंगे, लाइक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, मैं जानता हूं। मैं अपने नाम से जितने भी मेरे आईडी चलते हैं मैं उनसे लाइव भी नहीं कर पाता मेरे दोस्त। मेरे अपने नाम से जो आईडी चलते हैं उन पर मैं अगर लाइव करूं तो उसी दिन वो ब्लॉक कर दिया जाता है। ये मैं किसी थर्ड आईडी से लाइव कर रहा हूं, इतने से आप समझ सकते हैं कि उनके इरादे क्या हैं। लेकिन कोई बात नहीं, लड़ते रहेंगे, अपनी बात कहते रहेंगे। हमारी बातों को लोग अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लोग उसे अपने फेसबुक पर शेयर करते हैं, डाउनलोड करके उसे अपने यूट्यूब पर ले जाते हैं। तो बहुत से माध्यम हैं जिसके जरिए हमारी बातें लोगों तक पहुंचती हैं। तो आज जो बात मैं कह रहा हूं वो भी एक भविष्यवाणी है। नरेंद्र मोदी का राजनैतिक कैरियर, राजनैतिक जीवन का खात्मा किसान आंदोलन से हो जाएगा। और यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं और यही होगा, क्योंकि किसान आंदोलन वापस लेने की स्थिति में नरेंद्र मोदी नहीं है, नहीं ले पाएंगे, ना ही लेंगे, क्योंकि उनकी औकात ही नहीं, उनके बस में ही नहीं है। वो तो कंडीशनल इस्तीफा ऑलरेडी अडानी अंबानी को दे चुके हैं कि मैं इस किसान बिल को लागू करवा के ही रहूंगा, क्योंकि उनसे पैसा लगवाया है। अडानी अंबानी को गोडाउन बनाने में पैसे लगे हैं, इसके लिए उन्होंने लिखवा के ले लिया इस्तीफा नरेंद्र मोदी से। तो नरेंद्र मोदी तो इस्तीफा दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दे ही नहीं सकते, वापस ही नहीं। अगर कल डिक्लेयर करें कि मैं वापस लेने के बारे में सोच रहा हूं तो कल का कल शाम तक राष्ट्रपति के पास नरेंद्र मोदी का इस्तीफा अडानी भेज देंगे। ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूं और जानता हूं, और अच्छी तरह जानता हूं। नरेंद्र मोदी के बाप में भी हिम्मत नहीं है कि यह बिल वापस ले लें। कम से कम नरेंद्र मोदी काल में यह बिल वापस नहीं होगा। यह अलग हुआ। तो दोस्तों, एक और भविष्यवाणी मैंने कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कैरियर, राजनीतिक जीवन किसान आंदोलन से खत्म हो जाएगा, उसी तरह नरेंद्र मोदी का फिजिकल जीवन, नरेंद्र मोदी का अंत हो जाएगा इस सेंट्रल विस्टा से। सेंट्रल विस्टा नरेंद्र मोदी का मकबरा साबित होगा। नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा किसी भी कीमत पे नहीं बना पाएंगे। नरेंद्र मोदी जिस तरह से आम आदमी कुत्ते की मौत हाफ हाफ कर मरा है, उसी तरह से नरेंद्र मोदी हाफ हाफ कर कुत्ते की मौत मर जाएंगे। ये सेंट्रल विस्टा इनके मकबरे के रूप में जाना जाएगा, इनकी मृत्यु के रूप में जाना जाएगा। और इसी तरह से जिस तरह से आम आदमी को इन्होंने कुत्ते की मौत मरने के लिए छोड़ दिया, जिस तरह से आम आदमी को इन्होंने कुत्तों को खाने के लिए छोड़ दिया, जिस तरह से आम आदमी अपने अंतिम संस्कार, अपने अंतिम समय में अपने अंतिम संस्कार को भी नहीं पा सका, अंतिम विदाई भी नहीं पा सका, अंतिम जो ट्रिब्यूट होता है उसका स्वागत वो भी नहीं ले पाया और कुत्ते उसे खाए, उसी तरह से नरेंद्र मोदी हाफ हाफ कर कुत्ते की मौत मरेंगे और उनकी लाशें भी कुत्ता खाएगा, उनकी लाश भी कुत्ता खाएगा। और ये सेंट्रल विस्टा उनका मकबरा माना जाएगा। यह होकर रहेगा। बाल रतन जी लिखते हैं, सच्चाई उजागर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके हजम करने के लिए जनता जागरूक नहीं हुई है। यह भी एक सच्चाई है, यह देश का दुर्भाग्य है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे दोस्त। अगर मैं आपको बताऊं, मेरे एक बहुत घनिष्ठ परिचित परिवार में एक बहुत योग्य पद पर एक लड़का था। लड़का इसलिए कह रहा हूं कि उसकी उम्र 30-40 साल रही होगी, मेरे सामने वो बच्चा ही था उस समय। तो उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के तीसरे दिन से उसके घर वाले भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगाना या उसका बैनर जारी करना या भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में
पोस्टर्स डालना शुरू कर दिए। तो यह बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, भारत गुलाम हो रहा था, यही गुजराती भारत को गुलाम करवाने में लगे थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन यह देश सुनने के लिए तैयार नहीं था। हमारे जैसे न जाने कितने पागल लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि यह अंग्रेज भारत को गुलाम बना देंगे, लेकिन लोग इन्हीं गुजराती चोरों, इन्हीं गुजराती अंग्रेजों के दलालों की बातों में आकर के देश को गुलाम बना बैठे। वही आज भी हो रहा है। ये गुजराती चोर वही हैं जिन्होंने हमेशा अंग्रेजों के कंधे से कंधा मिला करके देश को गुलाम बनाने के लिए खड़े रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करवाई गुजरात में और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रसार प्रचार करवाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करवाया, लोगों को एक एक राजा को मिल मिल करके गुलाम बनवाया और धीरे धीरे पूरा देश गुलाम हो गया। सिर्फ यही नहीं, ये गुजराती जितने भी फ्रेंच, डच, पुर्तगाली जितने भी आए, सारे के सारे गुजरात से आए और इन गुजरातियों ने दलाली करके भारत को जितनी भी गुलामियां मिली हैं, इन्हीं के कारण मिली है। आज हम दो, हमारे दो, चार गुजराती मिलकर के भारत को बेच रहे हैं। वो तो उनकी तो अपार संपदा बढ़ती ही जा रही है। हम दो, हमारे दो का आपने भी सुना होगा कि उनका धन 40% बढ़ गया, वो एशिया में नंबर 1 पर पहुंच गए। और आपके सामने जो दो हैं, तड़ीपार और चौकीदार, उनकी भी प्रशंसा बढ़ती ही जा रही है, उनकी भी ख्याति बढ़ती जा रही है। लोग उनको वोट भी अभी दे रहे हैं, लोग उन्हें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में स्वीकार भी कर रहे हैं। यही होता रहा है, यही हुआ है। हमने इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखा है। हमने कभी पलटकर यह नहीं पूछा कि क्या किसी गुजराती ने भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हमने कभी पलटकर नहीं पूछा। हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। हमने कभी पलटकर यह नहीं पूछा मेरे दोस्त कि भारत का सारा काला धन गुजराती चुरा कर रखे हुए हैं। भारत के 85% संसाधनों पर अकेले गुजरातियों का कब्जा है। आखिर क्यों और कैसे? 90% बैंकों को लूटकर गुजराती बैठे हैं। 90% बैंकों को डिफॉल्टर करने वाले गुजराती हैं। 90% बैंकों का लोन गुजरातियों के ऊपर है। ये कैसे? हमने कभी पलटकर नहीं पूछा। हमने कभी नहीं पलटकर यह नहीं पूछा या यह देखने की कोशिश नहीं की कि आज तक अपनी उम्र के अनुसार आप देख लीजिए, नजरें दौड़ा करके किसी भी सीमा के बॉर्डर से कभी किसी गुजराती, मोदी, पारेख, मेहता, शाह का जनाजा जाते हुए गुजरात देखा है क्या? सुना है क्या? नहीं। और चलिए, नरेंद्र मोदी के इस 7 साल में कम से कम नहीं कुछ तो 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं हमारे। अन्य का पुलवामा से लेकर और बक्सर हमले तक नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में क्या उसमें एक भी गुजराती था? नहीं। ये तो चोर होते हैं, ये तो दलाल होते हैं, ये तो ठग होते हैं, ये तो अमेरिका की दलाली करते हैं, ये चाइना की दलाली करते हैं जो नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं। दोस्तों, और भी मेरे भाई ने देश हित में आपकी बातें दिल को लगती हैं। अबू अरशद आजमी ने कहा है, ईश्वर आपको सेहत दे। धन्यवाद बंधु। प्रेम कुमार नमस्कार करते हैं। नमस्कार बंधु। तो आप लोग भी अपनी बातें लिखा करिए, अपने सवाल लिखा करिए, उनका जवाब भी हम देते रहेंगे आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ। लेकिन आज जो बात मैं आपसे कहने आया वो बस इतनी सी थी कि आप एक आम आदमी के रूप में भी सोचने की कोशिश कीजिए। जिनके घरों में मौत हुई होगी उनको सुनकर कैसा लगेगा कि सेंट्रल विस्टा 22,000 करोड़ रुपया लगा करके बनाया जा रहा है।
जिनको एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिला मेरे दोस्त, जिनका अपना मरीज, जिनका अपना भाई बंधु कुत्ते की तरह हाफ हाफ करके मर गया, सांस नहीं ले पाया, उसको कैसा लगेगा पता नहीं। लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी की हिजड़ागिरी स्वीकार कर ली है, भारतीय जनता पार्टी का नपुंसकता का इंजेक्शन लगवा लिया है, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका अपना ही कोई मर जाए, उसकी लाश लेकर भी वो वोट मांगने चला जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने यही सिखाया है कि लाशों की कीमत कैसे वसूली जाती है। B.A. मंशूरी कहते हैं, भारत को कभी आजादी मिलेगी कि नहीं। मेरे दोस्त, जाते जाते अंग्रेजों में ने भी कहा था कि आप आओगे और मुझे बुलाओगे। नरेंद्र मोदी आज वही कर रहे हैं, जाकर के अंग्रेजों को बुलाकर ला रहे हैं, भारत को गुलाम बनवा रहे हैं। भारत तब आजादी के लिए तैयार नहीं था, भारत आज भी आजादी के लिए तैयार नहीं है। आज भारत में लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। भारत बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर 22,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी का मकबरा अर्थात सेंट्रल विस्टा में लगाया जा रहा है, तो क्या उसमें प्रदेशों की भागीदारी नहीं है? तो प्रदेशों के मुख्यमंत्री आज चुप क्यों हैं? वो सवाल क्यों नहीं उठाते? उठाएंगे, अभी नहीं। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी का मकबरा बनेगा सेंट्रल विस्टा। अगर नरेंद्र मोदी नहीं माने और भारत के कुछ दलाल अगर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहे, तो भारत के 32 टुकड़े हो जाएंगे। हर प्रदेश आवाज उठाएगा, हर प्रदेश स्वतंत्रता की मांग करेगा, हर प्रदेश यह कहेगा कि 22,000 करोड़ में मेरा भी हिस्सा है और मैं सेंट्रल विस्टा नहीं चाहता, मैं मकबरा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के लोगों को जीवन मिले, हमारे प्रदेश के लोगों का जीवन बचाया जा सके, हमें अस्पताल मिले, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब ये प्रदेश मांग करेंगे, प्रदेश अपने हक की मांग करेंगे कि जो 22,000 करोड़ लगाया जा रहा है उसमें हमारा भी हिस्सा है, हमने भी कर दिया है, हमारा भी पैसा है, तुम अकेले होते कौन हो ये तय करने वाले कि तुम अपने लिए मकबरा बना लोगे 22,000 करोड़ लगा करके। 8,000 करोड़ लगा करके हवाई जहाज तो खरीद लिया, क्यों, किसके लिए? 8,000 करोड़ लोगों, सिर्फ 8,000 करोड़ की बात करूं दोस्त, तो अगर 8,000 करोड़ में वैक्सीनेशन का काम किया गया होता, उस 8,000 करोड़ से हेल्थ सिस्टम को सुधारा गया होता, उस बीच में जब नरेंद्र मोदी 8,000 करोड़ देकर के हवाई जहाज खरीद रहे थे, तो 40 लाख लोग कुत्ते की मौत नहीं मरते। लेकिन इस आदमखोर जानवर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। यह आदमखोर जानवर इंसान ही नहीं है, इसे खून की खुशबू भाती है। जब तक लोग मरते ना रहें, इसे चैन नहीं पड़ता। आपने देखा कि कैसे कैसे लोगों को मारा, नोटबंदी के बहाने लाइन में खड़ा करके मारा, किसान आंदोलन के बहाने किसानों को मार डाला। किसानों को तो किसान मानने से इनकार कर दिया, किसान तो क्या इंसान मानने से इनकार कर दिया। मेरे दोस्त, इसके पाप का घड़ा अब भरता जा रहा है। मैं नहीं जानता कि जिनके घरों में उनके अपने कुत्तों की मौत मरे हैं हाफ हाफ करके, ऑक्सीजन के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, दवाओं के लिए, वो इस सेंट्रल विस्टा अर्थात नरेंद्र मोदी के मकबरे को पचा पाएंगे, मैं नहीं जानता। लेकिन मुझसे तो नहीं पच रहा है, मुझसे तो नहीं देखा जा रहा है, मुझसे तो नहीं सहा जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं
कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ रुपए का नरेंद्र मोदी का मकबरा। पहले मैंने कहा था कि किसान आंदोलन नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कफन साबित होगा, राजनीतिक अंत साबित होगा, राजनीतिक जीवन का अंत साबित होगा। लेकिन ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हमारे गरीब मजदूर भारतीयों का, भूखे लोगों का, महंगाई की मार झेलते हुए लोगों का, आज मेरे दोस्त कम से कम 40 करोड़ लोग रोड पर रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी रोड पर रहते हैं? क्या जो सेंट्रल विस्टा नहीं बनेगा तो आगे की सरकारें नहीं चलेंगी, आगे कामकाज नहीं होगा? होगा। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जो भूखे मर रहे हैं, जो रोटी के बगैर भूख से मर रहे हैं, भारत भूखमरी में आज 103 पोजीशन से, अब तो मैं समझता हूं 150 पोजीशन पे पहुंच चुका होगा। भूखमरी में हम अपने आसपास के सभी छोटे छोटे देशों से पीछे चले गए हैं, गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई में। और ऐसे देश में जहां आज भी 40% लोगों के सर पे छत ना हो, वहां 22,000 करोड़ का मकबरा बनाया जाए नरेंद्र मोदी के लिए, ये कैसे हजम होगा मेरे दोस्त? कम से कम मेरे जैसे को तो हजम नहीं होगा। तो दोस्तों, बात बस इतनी सी आज कहने के लिए आप लोगों के बीच आया था कि आप भी अपने लेवल से इस आवाज को उठाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी हाथ खड़ा कर दिया है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास पीआईएल लेके मत आओ। एक पीआईएल दाखिल हुआ था, उस पर 1 लाख या कितना जुर्माना भी ठोक दिया कि क्यों ये लेकर के आते हो। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एसेंशियल कमोडिटी के अंतर आता है, वो बनना जरूरी है, नहीं तो नरेंद्र मोदी नहीं बचेंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। अगर उनका मकबरा नहीं बनाया गया, अगर उनका वो महल नहीं बनाया गया, सेंट्रल विस्टा नहीं बना, तो नरेंद्र मोदी नहीं बचेंगे। उनका जान बचाना जरूरी है, इसके लिए वो बनना जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है, अगर हाई कोर्ट ऐसा मानने के लिए तैयार हो जाता है, उसे देश में मरने वालों की, भूखे रहने वालों की, बिना छत के नीचे रहने वालों की कोई चिंता नहीं है, तो किसके सामने गुहार लगाई जाए? फिर भी एक ईश्वर है ऊपर, वो देख रहा है, और वो आगे ये निर्णय देगा। जिस तरह से भारत में 40 लाख लोग कुत्ते की मौत मरे हैं हाफ हाफ करके, नरेंद्र मोदी को भी वही मौत नसीब होगी। और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अगर वो मानते नहीं हैं, अगर वो जारी रखते हैं, अगर वो ये 22,000 करोड़ रुपए खर्च करके बनवाने की कोशिश करते हैं, तो ये उनके जीवन का अंत होगा। यही उनका जीवन खत्म होगा। ये उसी सेंट्रल विस्टा में मरेंगे और इसी बीमार होकर मरेंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे। जैसी मौत उन्होंने लोगों को मरने के लिए छोड़ा था, वैसी ही मौत मरेंगे। बिना ऑक्सीजन के मरेंगे, चाहे कितनी भी ऑक्सीजन दे लो, मरेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।